हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग हैं बच्चे अपने चैप्टर नंबर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। आना बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से। 23 क्वेश्चंस है बाबू। इन 23 क्वेश्चन को बनाने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। छोटू सा चैप्टर था, हमने बड़े आराम से इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को जाना, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा। तो अब आ जाओ बच्चे, हम लोग बात यहाँ पे करते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, MCQ की। अगर बात आप MCQ की करते हो तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है वो आपके इस चैप्टर नंबर 4 का कि आइडेंटिफाई द वन विच मे बी कंसिडर्ड एज पब्लिक पॉलिसी। पहचानिए इसमें से कि कौन ऐसा है जो पब्लिक पॉलिसी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। पहला, अ डिसीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू परचेज अ फ्लीट ऑफ कार्स। बाबू, ढेर सारे कार खरीद लेना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्या ये पब्लिक पॉलिसी है? नहीं। एन ओल्ड बिल्डिंग टू बी डिमोलिश्ड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बाबू, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक पुरानी बिल्डिंग को तोड़ देना, क्या ये पॉलिसी है? नहीं बच्चे। ऑल सिटीजन्स आर टू बी प्रोवाइडेड विद बायोमेट्रिक आधार कार्ड। हाँ बच्चे, ये जो है ये आपका पब्लिक पॉलिसी है कि हमारे देश में जितने भी सिटीजन्स हैं, अब सारे के सारे सिटीजन को क्या रखना पड़ेगा? बायोमेट्रिक आधार कार्ड रखना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक पब्लिक पॉलिसी है। ऑल गवर्नमेंट पासेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ पार्क। बाबू, पार्क के नेम को चेंज कर देना, उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना, ये कोई पब्लिक पॉलिसी तो नहीं है ना। तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ना, सेकंड क्वेश्चन पे आना। दूसरा देखो क्या कहता है, पब्लिक पॉलिसीज आर ऑलवेज, पब्लिक पॉलिसी हमेशा डैश फिल इन द गैप बाय टेकिंग द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। बाबू याद रखना, पब्लिक पॉलिसी हमेशा जो होते हैं वो हमेशा गोल ओरिएंटेड होते हैं, है ना। मतलब जितने भी पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं बच्चा पार्टी, याद रखना गवर्नमेंट के उन सारे के सारे पब्लिक पॉलिसी किसी न किसी फिक्स गोल के तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और उसी गोल को अचीव करने में वो सारे पब्लिक पॉलिसियाँ जो हैं वो उसी लिए वो बनाए जाते हैं, है ना। म्यूनिटी डिफाइंड नहीं, प्रो रिच नहीं, फॉर द पुअर नहीं, ठीक है। थर्ड आना, तीसरा क्वेश्चन कहता है OCBs मीन। OCB का मतलब क्या होता है बच्चा? अगर OCBs की बात करते हो तो याद रखना ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज को हम लोग OCBs कहते हैं, ठीक है। ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडी, ऑर्डिनेंस कमीशन बायलैटरल सेक्रेटेरिएट नहीं, ओवरसीज सिविक बोर्ड नहीं, ओवरसीज कॉमर्शियल बायलैटरल ट्रीटीज नहीं, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फेमा रिप्लेस्ड फेरा एज लेजिस्लेशन इन। कहता है कि फेमा ने फेरा को रिप्लेस कर दिया, मतलब कि फेरा के जगह पे फेमा आ गया। कब? तो बच्चा याद रखना ये हुआ था 1999 में। 1999 वो साल था जिस साल में फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस कर दिया था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कब फेमा ने फेरा को रिप्लेस किया था। तो ईयर था 1999 का, ध्यान रहेगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, रिफॉर्म्स इन डाउरी एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ। बाबू, पहले जो हमारे देश में जो डाउरी सिस्टम था, जो दहेज प्रथा था, जो डाइवोर्स एक्ट था, इसमें जितने भी बदलाव हुए हैं ये सारे के सारे बदलाव किसका एग्जाम्पल है? तो याद रखना बाबू, इकोनॉमिक रिफॉर्म इसको नहीं कहते हैं, इसको कल्चरल रिफॉर्म भी नहीं कहते हैं, कॉमर्शियल रिफॉर्म भी नहीं कहते हैं, इसको सोशियो कल्चरल रिफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इसको सोशियो कल्चरल रिफॉर्म। 6 देखो क्या कहता है, डिसीजंस ऑन एनुअल फाइनेंशियल स्पेंडिंग, टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड मिलिट्री स्पेंडिंग आर कंसिडर्ड इन। ये लो बाबू, कहता है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्पेंडिंग, मतलब कि हमारा देश पूरे एक साल में कितना खर्च करेगा, टैक्स के पॉलिसी क्या होंगे, अलग अलग लोगों के कर्तव्य क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगे, मिलिट्री स्पेंडिंग क्या होगा, इन सब की अगर बात करते हो तो याद रखना बाबू ये सारे के सारे डिसीजंस जो हैं इन सब डिसीजंस को बजट में लिया जाता है ना। ये कोई पॉलिसी नहीं बाबू, ये क्या है? ये सारे डिसीजंस जो हैं ये बजट में बनाए जाते हैं, ठीक है। ये पॉलिसी नहीं है, गोल सेटिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोसेस नहीं है, ध्यान रहेगा। आना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज बीन स्क्रैप्ड रिसेंटली। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको अभी तुरंत स्क्रैप कर दिया गया, मतलब कि पूरे तरीके से बाबू खत्म कर दिया गया? तो याद रखना उसका नाम है FIPB, उसको रिसेंटली स्क्रैप किया गया। 8वां अगर देखो, द फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन वेयर गवर्नमेंट कीप्स होल्ड
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइज हैंडल्स द मैनेजमेंट ऑफ फुली और पार्टली इज नोन एज, ये लो कहता है कि द फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन का वो रूप जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एंड प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो हैंडल करते हैं मैनेजमेंट या तो पूरे तरीके से या आधे अधूरे तरीके से, आधा मैनेजमेंट हैंडल करते हैं। बाबू याद रखना इसको डेलीगेशन कहते हैं। आप लोगों ने बीएसटी में पढ़ा होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें होता क्या था कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का जो अधिकार है वो अधिकार एक के पास ना होके बहुतों के पास होता था, है ना। जहाँ पे बाबू अलग अलग तरह के, जैसे अगर यहाँ पे बात करो तो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है और कहता है कि प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि प्राइवेट जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका रोल ये होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं, वो मैनेजमेंट को संभालें। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका मैनेजमेंट या तो पूरा पूरा उनके पास होता है या आधा अधूरा उनके पास होता है। तो इसको हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, याद रहेगा, है ना। आगे बढ़े 9th क्वेश्चन पे आना। सेबी, आरबीआई एंड IRDAI, बच्चा याद है ना आपको, ये सब रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है ना। सेबी जो था वो हमारे देश में जितने भी शेयर्स को खरीदे बेचे जाते हैं अलग अलग कंपनियों के, उसको ये रेगुलेट करता है। आरबीआई सारे के सारे बैंक को, और IRDAI बाबू हमारे देश में जितने भी इंश्योरेंस के से रिलेटेड जितने भी ऑफिसेस हैं उसको ये रेगुलेट करता है, याद रहेगा। 9 10 के तरफ बढ़े, देखो 10 क्या कहता है। अ डैश emanates from decision and decision is taken in line with dash identify the right expression to fill the blank। ये लो बच्चा, अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हो तो यहाँ पे क्या है, अ पॉलिसी, है ना। क्या आ जाएगा बच्चा, अ पॉलिसी emanates from decision and decision is taken in line with किसके साथ, तो गोल के साथ, with गोल, है ना, गोल। आइडेंटिफाई द राइट एक्सप्रेशन, तो इज टेकन इन लाइन विद गोल। तो जब भी कोई भी एक पॉलिसी बनाया जाता है, याद रखना बच्चा, किसी भी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन इस आधार पे किया जाता है कि उस पॉलिसी को जिसको हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो किस गोल के फुलफिलमेंट के लिए है। उस पॉलिसी के फॉर्मुलेशन से हमारा कौन सा उद्देश्य जो है उस उद्देश्य की पूर्ति होगी, ये कहा जाता है बच्चा, ध्यान रहेगा। हाँ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 पे है, आ जाओ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, इन केस ऑफ मारुति सुजुकी के केस में द यूनियन गवर्नमेंट सरेंडर्ड partial ownership and sold the majority stake to Suzuki of Japan in course of time. This is a case of, कहता है कि मारुति सुजुकी के केस में अगर देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सरेंडर कर दिया था अपना पार्शियल ओनरशिप, अपना आधा ओनरशिप सरेंडर कर दिया था, मेजोरिटी अपने स्टेक को सुजुकी जो जापान में उसको बेच दिया था। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो बच्चा याद रखना, इसको हम लोग डाइवेस्टमेंट कहते हैं, है ना, जिसमें आप अपना मेजोरिटी शेयर को आप अपना सरेंडर कर देते हो, सेल कर देते हो। जिसमें आप अपना पार्शियल शेयर बेचते हो बाबू उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जहां पे आप अपना मेजोरिटी शेयर बेच देते हो उसको डाइवेस्टमेंट कहते हैं, ध्यान रहेगा। 12 पे है, आज बच्चा देखो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। इन केस ऑफ NOCIL, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज अ प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपैंडेड एंड ग्रेजुअली displaced the government entity, it was a case of, ये लो कहता है कि जो इन केस ऑफ NOCIL, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर बात करो तो कहता है द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज अ प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपैंडेड एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेस्ड द गवर्नमेंट एंटिटी, है ना। जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड था वो धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट एंटिटी को उसने डिस्प्लेस कर दिया। ये किसका केस है बाबू, तो याद रखना ये केस है डिस्प्लेसमेंट का। ये केस किसका है बच्चा, ये केस है डिस्प्लेसमेंट का। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्प्लेस कर दिया, उसके जगह पे वो आ गया। और ऐसा कब होता है, जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको डिस्प्लेस किया जा रहा है वो सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाए, वो एक सिक इंडस्ट्री, सिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया हो, तब ऐसा काम किया जाता है बच्चा, है ना, ध्यान रखना। 13 देखो क्या कहता है। कहता है ब्लैक रॉक इन्वेस्टेड 30 मिलियन USDs एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट, दिस मे बी केस ऑफ। ये लो बाबू, अगर बात ब्लैक रॉक की करते हो तो ब्लैक रॉक जो है वो हमारे देश में 30 मिलियन US$ इन्वेस्ट किया, है ना। ये किसका केस है, तो बच्चा पार्टी सिंपल सा बात है, ये
FII इन्वेस्टमेंट है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट की बातें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो ये FII इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे 13 का आपका हो जाएगा बी, ध्यान रहेगा बच्चा। 14 पे आए। अच्छा बच्चा 14 देखो क्या कहता है, इन ऑर्डर टू टेक डिसीजन देयर मस्ट बी डैश कोर्स ऑफ एक्शन, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। बाबू कहता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए देयर मस्ट बी डैश कोर्स ऑफ एक्शन। बाबू हमेशा याद रखना, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो मोर देन वन, फाइनेंशियल स्पेसिफिक वन, ये सब नहीं। 15 पे आ जाओ, देखो 15 क्या कहता है। 15 कहता है FDI इन सेक्टर्स एक्टिविटीज विच डू नॉट रिक्वायर एनी प्रायर अप्रूवल ईदर ऑफ द गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आइडेंटिफाइड एज। अगर FDI की बात करते हो तो FDI जो है वो डू नॉट रिक्वायर एनी प्रायर अप्रूवल, किसी भी तरह के प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत उसको नहीं होती है, ईदर ऑफ द गवर्नमेंट, ना तो सरकार से, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ना ही किसी रिजर्व बैंक से। तो ऐसे केस में बच्चा पार्टी आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक रूट, है ना, जहाँ पे किसी भी तरह के कोई भी प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत ना हो गवर्नमेंट की, रिजर्व बैंक की, और आप आसानी से अपने सेक्टर में काम करते रहो या किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते रहो, तो बच्चा पार्टी याद रखना इसको ऑटोमेटिक रूट कहते हैं। नॉन कमर्शियल रूट नहीं, प्रायोरिटी रूट नहीं, ग्रीन चैनल नहीं, ये सारे नाम इसको नहीं दिए जाते हैं, है ना। इसको नाम क्या दिया जाता है बच्चा, इसको नाम दिया जाता है ऑटोमेटिक रूट। 16वां देखो, 16वां क्या कहता है। 16th क्वेश्चन कहता है द मेथड ऑफ FDI अदर देन ऑटोमेटिक रूट इज कॉल्ड। अच्छा, ऑटोमेटिक रूट के अलावा अगर कोई मेथड है FDI का, तो याद रखना वो गवर्नमेंट रूट है ना। वो कौन सा रूट है बाबू, वो गवर्नमेंट रूट है, वो सरकारी रास्ता है। सरकार आपको जैसे जैसे जितना FDI अलाउ करेगी, जिस तरह से करेगी, उस तरह से आपको करना होगा। 17 देखो क्या कहता है, FIPB स्टैंड्स फॉर। बाबू याद रखना FIPB जो है उसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन नहीं, फॉरेन प्रायोरिटी नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये लो FIPB, ध्यान रहेगा बच्चा। तो 17 का D। 18 पे आ जाओ। 18 देखो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सेक्टर वेयर FDI इज नॉट परमिटेड। कहता है उस सेक्टर को ढूंढिए जहां पे FDI परमिटेड नहीं है ना। तो याद रखना बच्चा, वो सेक्टर है एटॉमिक एनर्जी हमारे देश में, जहां FDI परमिटेड नहीं है। टेक्सटाइल में परमिटेड है, इंफ्रा में परमिटेड है, ऑटोमोबाइल में परमिटेड है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी में परमिटेड नहीं है बच्चा पार्टी, याद रहेगा। हाँ सर, आगे बढ़िए सर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। 19 देखो क्या कहता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये लो कहता है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जितने भी होते हैं, मतलब कि व्यापार में जितने भी बाबू रोक लगाए जाते हैं, उन सारे के सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को सिंप्लीफाई करना, है ना, जो इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, तो बच्चा याद रखना ये एग्जाम्पल आपका ग्लोबलाइजेशन का है ना। क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हमारे देश ने अडॉप्ट नहीं किया था, तो हम लोग बाहर के देशों के गुड्स को ना तो जल्दी अपने देश में मंगाना चाहते थे, ना ही अपने देश के गुड्स को बाहर के देशों में बेचना चाहते थे। बाबू ग्लोबलाइजेशन के आने से ही हमें ये फ़ायदा मिला कि अब हम लोग अपने कंट्री के गुड्स और सर्विस को आसानी से दूसरे कंट्री में, और दूसरे कंट्री के गुड्स और सर्विस को आसानी से अपने कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये किसके कारण हो पाया है, ग्लोबलाइजेशन। 20 देखो क्या कहता है, सेल ऑफ 50% स्टेक इन PSU टू अ सिंगल प्राइवेट सेक्टर कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये लो कहता है कि 50% स्टेक जो है PSU का सिंगल प्राइवेट सेक्टर कंपनी में, वो किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखना बाबू वो एग्जाम्पल है डिसइन्वेस्टमेंट टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर। वो एग्जाम्पल है बच्चा डिसइन्वेस्टमेंट का, है ना। किस लिए, ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करने के लिए, ठीक है। वो एग्जाम्पल है बाबू डिसइन्वेस्टमेंट का टू फॉर्म ज्वाइंट वेंचर, ध्यान रहेगा। 21 देखो क्या कहता है, FDI इज अलाउड इन। FDI किस में अलाउड है, तो याद रखना बाबू FDI अलाउड है टी प्लांटेशन में, है ना, कोकोनट में नहीं, शुगर केन में नहीं, नन ऑफ देम में नहीं। तो 21 का A। 22 अगर देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड अ। बाबू आज़ादी के बाद हमारे देश ने क्या फॉलो किया था, तो याद रखना बच्चा पार्टी, आज़ादी के बाद हमारे देश ने मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता अपनाया था, सोशलिस्ट नहीं, कॉमनवेल्थ मॉडल ऑफ ग्रोथ नहीं, कैपिटलिस्ट नहीं, ध्यान रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, Hyundai India Limited came to India through FDI route. It followed the path of। बाबू Hyundai जो है
वो हमारे देश में एफडीआई किया, उसने कौन से रास्ते को अपनाया था? तो याद रखना बाबू, उसने 100% इंडियन सब्सिडरी को क्रिएट किया था, है ना? ज्वाइंट वेंचर नहीं, डाइवेस्टमेंट नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं, 100% इंडियन सब्सिडरी। तो यहाँ तक की बातें ध्यान रहेंगी बच्चे। अगर यहाँ तक की बातें ध्यान रहेंगी तो आज हमारे ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूँ सारी बातें बड़े आराम से आप समझ रहे होगे। हम लोग अब अपने BCK के अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं बाबू। अब हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा, उसके बाद लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, और कहानी हमारे सिलेबस की ख़त्म हो जाएगी। तो आना बड़े आराम से बच्चे, मिलना हमसे फिर से एक बार अगले लेक्चर में। उस लेक्चर में हम लोग बातें चैप्टर नंबर 5 की स्टार्ट कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।